नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। तो पिछली कक्षा में हमने आपको करवाया था बच्चों 1935 का एक्ट। 1935 एक्ट के द्वारा 1937 में चुनाव हुए थे। चुनाव के बारे में मैंने आपको बताया था कि 11 प्रांतों में सरकार बनी, पहली बार चुनाव हुए। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में अकेले कांग्रेस ने सरकार बनाई, 3 राज्यों में मिली जुली सरकार बनी, 1 राज्य में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, 1 राज्य में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार 8 राज्यों में बनी, 6 राज्यों में अपने दम पर और 2 राज्यों में गठबंधन के साथ यानी मिली जुली सरकार बनी बच्चों। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, सरकार बन चुकी थी, उसके बाद क्या हुआ? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ बच्चों। कैसे? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया बच्चों 1 सितंबर 1939 को और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। अब देखो, द्वितीय विश्व युद्ध, अब तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं बच्चों, आपको पता होगा, दोनों ही जर्मनी के कारण हुए हैं। दूसरा विश्व युद्ध भी जर्मनी की वजह से हुआ और जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज शुरू हुआ बच्चों। और इस विश्व युद्ध में भारत को जबरदस्ती धकेला गया, भारत को जबरदस्ती धकेला गया। उस समय जो भारत के वायसराय थे लोन लिथगो, भारत के वायसराय थे जो लोन लिथगो, उन्होंने घोषणा कर दी कि भारत भी इस युद्ध में भाग लेगा, भारत भी इस युद्ध में भाग लेगा। जबकि भारतीय युद्ध में भाग लेना नहीं चाहते थे, वो तो पहले से ही गुलाम थे। भारत को भाग लेने का फायदा भी क्या था? अगर भारत इंग्लैंड की तरफ लग जाता है युद्ध के अंदर और भाग लेता है और जर्मनी जीत जाती है तो भी पहले वो इंग्लैंड के गुलाम है, इंग्लैंड जीतेगा तो इंग्लैंड के गुलाम हम थे ही, और अगर जर्मनी जीत जाती है तो फिर हमें जर्मनी की गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी। तो भारत को तो इससे कोई लाभ ही नहीं था। लेकिन लोन लिथगो ने 3 सितंबर को ही, युद्ध शुरू होते ही 3 सितंबर 1939 को घोषणा कर दी कि भारत भी युद्ध में भाग लेगा। लेकिन भारतीय क्यों भाग लेंगे? भारत को इससे क्या लाभ होने वाला था? भारत को इससे कोई लाभ नहीं होना था बच्चों, तो क्यों भारतीय भाग लेंगे? और इस प्रकार भारतीय जनता और भारतीय सरकार जो उस समय बनी हुई थी वो सब अंग्रेजों से नाराज हो गए और सरकार ने तो इस्तीफा तक भी दे दिया। सरकार ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया उस समय जो सरकार बनी हुई थी। और इस इस्तीफे पर जो खुशी जाहिर की वो किसने की बच्चों, पता है? जो इसके ऊपर खुशी जाहिर की वो मुस्लिम लीग के द्वारा इसके ऊपर खुशी जाहिर की गई और मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस कहा और मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस कहा और मुक्ति दिवस के रूप में ही इसको उन्होंने मनाया। अब पूछा जा सकता है बच्चों प्रश्न, मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939। ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में बच्चों, यहाँ पर प्रश्न बनता है, कई बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया पहली बार मुस्लिम लीग द्वारा? तो 22 दिसंबर 1939। सभी राज्यों में जब सरकारों ने रिजाइन कर दिए, सरकार लोन लिथगो के निर्णय से नाराज हुई, भारतीय क्यों चाहे उसके अंदर, युद्ध के अंदर क्यों भाग ले, ऐसा कहते हुए भारतीय सरकार ने और भारतीय लोगों ने उसका विरोध किया और सरकार ने रिजाइन कर दिया। मुस्लिम लीग ने हालांकि इस पर अपनी खुशी जाहिर की क्योंकि 6 राज्यों में और 2 राज्यों में गठबंधन के साथ कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी। 6 राज्यों में अपने दम पर और 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी गठबंधन के साथ। तो मुक्ति दिवस मनाया गया बच्चों इस समय मुस्लिम लीग के द्वारा। इसका विरोध करने के लिए बच्चों, इसका विरोध करने के लिए बच्चों क्या हुआ? कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बच्चों। कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ? रामगढ़ के अंदर। रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन? हाँ, प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों,
किस आंदोलन, सॉरी, किस अधिवेशन के अंदर युद्ध में भाग लेने का विरोध किया गया, या युद्ध के खिलाफ कौन सा अधिवेशन हुआ जिसमें अगस्त प्रस्ताव का भी उसके बाद विरोध होगा। अगस्त प्रस्ताव इसके बाद आया था बच्चों। तो प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, कौन सा अधिवेशन हुआ था इसके तुरंत बाद, जैसे ही सरकार ने इस्तीफा दिया तो इसके तुरंत बाद कौन सा अधिवेशन हुआ बच्चों? रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 53वां। ये भी पूछा जा सकता है, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? ये 53वां अधिवेशन था बच्चों। तो 53वें अधिवेशन के अंदर जो अध्यक्षता की वो किसने की? अबुल कलाम जी ने। किसने अध्यक्षता की थी? जो रामगढ़ अधिवेशन था इसके अंदर अबुल कलाम जी ने अध्यक्षता की, क्योंकि उस समय ये कांग्रेस अध्यक्ष थे। उससे पहले कांग्रेस जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में यहाँ पर मैं बताना जरूरी समझूंगा बच्चों, क्या कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वो 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। पूछा जा सकता है बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो कितनी बार बने? 2 बार। कितनी बार बने बच्चों? 2 बार बने। पहली बार 1938 में, जो पहली बार बने किसमें बने? 1938 में। दूसरी बार कब बने? 1939 में बने। हालांकि दूसरी बार बनने पर ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, वो मैं बताऊंगा अभी आपको जब इसकी बात चली है तो इसके बारे में पूरा बताएंगे बच्चों। तो सुभाष चंद्र बोस जी 2 बार, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, सुभाष चंद्र बोस जी कितनी बार कांग्रेस अध्यक्ष बने? ध्यान रहे बच्चों, 2 बार। पहली बार 1938 में, और जब ये 1938 में बने तो गांधी जी के समर्थन से बने थे। गांधी जी के समर्थन से बने, यानी गांधी जी ने इनके नाम के ऊपर सहमति जताई कि हाँ इनको अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन जब दूसरी बार चुनाव हुआ, इससे पहले चुनाव हुआ ही नहीं था, सर्वसम्मति से चुन लिया जाता था जो भी कांग्रेस अध्यक्ष होता था बच्चों। लेकिन 1939 में जब बहुत से नेता चाहते थे कि स्वयं सुभाष चंद्र बोस जी ही दोबारा अध्यक्ष बने, तो इस स्थिति में महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि वो अध्यक्ष बने, क्योंकि जब 1938 में महात्मा गांधी ने इनको बना दिया और जब इनके विचार देखे तो इनके आपसी मतभेद थे। हालांकि दोनों का लक्ष्य ही पवित्र था, दोनों का लक्ष्य था भारत की स्वतंत्रता। महात्मा गांधी भी चाहते थे भारत स्वतंत्र हो और सुभाष चंद्र बोस जी भी चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो। दोनों का ही एक ही उद्देश्य था, दोनों का पवित्र उद्देश्य था बिल्कुल बच्चों, क्या कि दोनों ही भारत की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग थे, दोनों के रास्ते अलग अलग थे। जो महात्मा गांधी जी थे वो शांति प्रिय थे, वो शांति से स्वतंत्रता चाहते थे, और जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो थोड़े आप कह सकते हैं कि उग्र स्वभाव से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। वो चाहते थे जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इंग्लैंड का जर्मनी के साथ टकराव हुआ और लगभग जो इंग्लैंड और इंग्लैंड के मित्र राष्ट्र थे वो सभी युद्ध हारने वाले थे, हार रहे थे वो युद्ध। दक्षिण एशिया में, पूरे दक्षिण एशिया में जर्मनी का अधिकार हो गया था, सिंगापुर में जर्मनी का अधिकार हो गया था, जहां पर मुख्य यानी हेड क्वार्टर था समझ लो ब्रिटिश साम्राज्य का, तो वहां पर भी उनका अधिकार हो गया था। तो ऐसे समय में सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे कि अभी हमें अंग्रेजों का हर तरफ से, चारों तरफ से विरोध कर देना चाहिए ताकि स्वतंत्रता जल्दी मिल सके। लेकिन महात्मा गांधी जी चाहते थे कि हमें ऐसे समय में अटैक नहीं करना चाहिए जब दुश्मन पहले से ही परेशान है। तो इस कारण से दोनों के विचारों में टकराव था, इस कारण से महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि दोबारा से सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव जीते या अध्यक्ष पद को सुशोभित करें। तो पहली बार चुनाव हुआ और सुभाष चंद्र बोस जी के जो विपक्ष में उम्मीदवार हुए वो थे सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया। सीतारमैया के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि जो सीतारमैया है
यही मेरा उम्मीदवार है, आप मुझे ही उम्मीदवार समझे, यह मेरे द्वारा समर्थित है। और सभी को लग रहा था कि यह महात्मा गांधी जी द्वारा समर्थित है तो अवश्य चुनाव जीत जाएगा, लेकिन नहीं, ये चुनाव नहीं जीत पाया और मात्र इन्हें 1377 वोट प्राप्त हुई सीतारमैया को। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जी को 1580 मत प्राप्त हुए और ये 203 मतों से दूसरी बार 203 मतों से दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर विराजमान हुए। पहली बार गांधी जी के समर्थन से, दूसरी बार चुनाव से, तो दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस पद पर आसीन हुए। लेकिन 29 अप्रैल 1939 को दूसरी बार चुने गए। लेकिन क्या किया, जब इन्होंने देखा कि कुछ जो पार्टी सदस्य हैं वो विरोध में हैं, नहीं चाहते इसकी नीतियों से का समर्थन करना, नहीं चाहते सुभाष चंद्र बोस जी होगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 29 अप्रैल 1939 को 29 अप्रैल 1939 को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया 29 अप्रैल 1939 को बच्चों सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया। तो सुभाष चंद्र बोस जी, चलो इसका टॉपिक चल गया था बीच में तो मैंने इसके बारे में बता दिया बच्चों। अब हम दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या जो अधिवेशन हुआ रामगढ़, इसमें अबुल कलाम जी ने अध्यक्षता की थी बच्चों। ये उस समय अध्यक्ष थे, अध्यक्षता इन्होंने की इस अधिवेशन की रामगढ़ में। हाँ, रामगढ़ कहां पर है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। रामगढ़ कहां पर है वर्तमान में, झारखंड के अंदर। कहां पर है, झारखंड में है रामगढ़। तो रामगढ़ के अंदर इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की अबुल कलाम जी ने की। सुभाष चंद्र बोस जी भी इसके अंदर भाग लेने के लिए गए थे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं गए, वो भी इसके अंदर भाग लेने के लिए गए थे, क्योंकि वो उन्होंने पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन वो कांग्रेस सदस्य तो थे, तो वो भी भाग लेने के लिए गए और 5 दिन तक वहां पर रुके थे। झारखंड में 5 दिन तक रुके। अब प्रश्न ये उठता है, 5 दिन सुभाष चंद्र बोस जी किसके यहाँ ठहरे? सुभाष चंद्र बोस जी 5 दिन वहां पर एक ठेकेदार होता था, रांची का ठेकेदार फणींदर नाथ के यहाँ 5 दिनों तक ठहरे। ये क्या था बच्चों, रांची का प्रसिद्ध ठेकेदार था, रांची का ठेकेदार। इसके यहाँ 5 दिनों तक रुके सुभाष चंद्र बोस जी, और फणींदर नाथ जी को इसकी सजा भुगतनी पड़ी। क्या सजा भुगतनी पड़ी? जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, फणींदर नाथ जी ठेकेदार थे, वो काम करते थे, ठेका लेते थे किसी भी चीज का, और उस समय इन्होंने वहां पर रांची में जो गवर्नर हाउस का निर्माण किया जा रहा था उसको ठेके पर लिया हुआ था काम। जैसे ही गवर्नर को पता चला कि सुभाष चंद्र बोस इनके यहाँ 5 दिन तक ठहरे हैं, तो उन्होंने इनसे पूछा कि आपने उनको अपने यहाँ क्यों ठहराया, जो कि वो तो एक आंदोलनकारी है। तो फणींदर नाथ जी ने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी एक भारतीय है और मैं हर भारतीय का सम्मान करता हूं और हर भारतीय को अपने यहाँ रखने के लिए तैयार हूं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बेशक खुश हो नाराज हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी एवज में उन्हें क्या करना पड़ा, उनको अपनी ठेकेदारी गंवानी पड़ी गवर्नर हाउस से, यानी गवर्नर हाउस का जो वो निर्माण कर रहे थे बच्चों उस समय, वो उनसे छीन लिया गया। तो फणींदर नाथ जी के बारे में ये बात यहाँ पर। तो इसके अंदर जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन के अंदर क्या, इस सम्मेलन में फैसला किया गया कि हम जो मांग करेंगे वो किस चीज की करेंगे, वो अंतरिम सरकार बनाने की करेंगे, अंतरिम सरकार बनाने की मांग करेंगे। आजादी के बाद तो हम सरकार बनाएंगे, उससे पहले हम अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, अंग्रेजों को बोलेंगे कि हम अपनी स्वयं की अंतरिम सरकार बनाएंगे। ऐसा इसके अंदर फैसला लिया गया बच्चों। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे करते हैं, हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं।
जैसे ही अंग्रेजों तक इस सम्मेलन की ये बात पहुंची बच्चों कि भारतीयों ने अंतरिम सरकार बनाने का फैसला किया है, तो अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिल गई, वो घबरा गए। एक तरफ जर्मनी उनके ऊपर अटैक कर रहा है, जर्मनी जीतता जा रहा है, लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ भारतीयों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया और अंतरिम सरकार बनाने का फैसला ले लिया। ऐसे समय में जो वायसराय थे यानी कि लॉर्ड लिथगो, उन्होंने भारतीयों के सामने बड़ा ही लालची पूर्ण क्या रखा, अगस्त प्रस्ताव रखा कि भारतीय इसके लालच में आ जाएं और हमारे समर्थन में रहें। तो अगस्त प्रस्ताव रखा गया बच्चों, किसके द्वारा? लॉर्ड लिथगो के द्वारा। लॉर्ड लिथगो ने भारतीयों के सामने अगस्त प्रस्ताव रखा। कब? 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिथगो ने भारतीयों के सामने यह प्रस्ताव रखा। अगस्त प्रस्ताव क्या था बच्चों? इसमें केवल भारतीयों को लुभाने की कोशिश की गई थी, ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सके, लेकिन अंग्रेज हमें बहलाना फुसलाना चाहते थे ताकि भारतीय उनके समर्थन में आ जाएं, क्योंकि एक तरफ जर्मनी और दूसरी तरफ भारत का विरोध उनके सामने आ रहा था। तो इस प्रस्ताव के अंदर जो उन्होंने बातें रखी, क्या विशेषताएं थी बच्चों इस प्रस्ताव की? सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट बना देंगे। क्या कर देंगे? भारत को डोमिनियन स्टेट्स बना देंगे। लेकिन डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव भारतीय नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको कराया था नेहरू रिपोर्ट के बारे में, याद करो। नेहरू रिपोर्ट हमने पिछली कक्षाओं में किया है। जब नेहरू रिपोर्ट 1928 में रखी गई थी ब्रिटिश सरकार के सामने, तो उस समय हमने सरकार को साफ तौर पे कहा था कि हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा चाहिए, और यदि सरकार हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं देती 1 साल के अंदर, तो हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे। तो अब भारतीय इस पहली जो उन्होंने भारत को पहला लालच दिया डोमिनियन स्टेट बनाने का, इसको कैसे मान लेते? तो भारतीयों ने इसको ठुकरा दिया और नहीं माना। उनका पहले ही प्रस्ताव के अंदर पहली बात थी उनकी, वो मानने से मना कर दिया और कहा कि नहीं, क्योंकि इसकी डिमांड तो हम 1928 की नेहरू रिपोर्ट में कर चुके हैं। हमने इसको 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, उस समय हमने इसकी मांग की थी, लेकिन जब समय निकल गया, अब उसको मानने का क्या फायदा हमें? अब उसका कोई लाभ नहीं था हमें। जब ये रिपोर्ट बाद नेहरू रिपोर्ट में नहीं मानी गई, तो अब हम क्यों माने इसको? दूसरा उन्होंने प्रस्ताव रखा भारतीयों के सामने, क्या? कि जो वायसराय समिति है उसके अंदर भारतीयों के मेंबर बढ़ा दिए जाएंगे। दूसरा प्रस्ताव रखा, लेकिन भारतीयों ने इसको भी नहीं माना। क्यों माने? क्योंकि उससे पूर्व भी वायसराय समिति में भारतीय मेंबर थे, बेशक उनकी संख्या कम थी, लेकिन मेंबर तो थे बच्चों। लेकिन वो मेंबर ऐसे ही व्यक्ति थे लगभग जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, जो अंग्रेजों की ही बात मानते थे, भारतीयों के हित का ध्यान नहीं रखते थे। ऐसे लोगों को इन्होंने जानबूझकर अपनी समिति के अंदर रखा हुआ था, ताकि वो ये कह सके कि हमने भारतीयों को भी वायसराय समिति में रखा हुआ है। तो इस समिति से हमें कोई बड़ा लाभ नहीं होने वाला था, तो इसलिए भारतीयों ने इसे मानने से भी मना कर दिया। तो जो अगस्त प्रस्ताव के अंदर दूसरी बात रखी गई, वो भी भारतीयों को पसंद नहीं आई। और तीसरा था क्या? उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण होगा। लेकिन कब होगा बच्चों? युद्ध के बाद, जैसे ही युद्ध समाप्त होगा। अब युद्ध कोई निश्चित थोड़ी है, या ये निश्चित कर दिया था पहले भाई 5 साल चलेगा, 7 साल चलेगा। अब द्वितीय विश्व युद्ध चला हुआ था लगातार, तो ये तो कोई निश्चित ही नहीं था कि कब समाप्त होगा। इन्होंने भारतीयों को कहा कि भारतीय अपने लिए एक संविधान का निर्माण कर पाएंगे, लेकिन कब?
द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त। तो इस मांग को भी भारतीयों ने नहीं माना। क्यों माने हम इस मांग को? जो संविधान का निर्माण करेंगे उसको वायसराय मानने ना मानने, उसको लागू करे ना करे, हम अंग्रेजों पर कैसे विश्वास कर लें? नहीं कर सकते थे ना। तो इस मांग को भी भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया, जो उन्होंने अगस्त प्रस्ताव के अंदर तीसरी बात रखी। चौथी और अंतिम बात जो लगभग उन्होंने रखी, उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको आश्वस्त किया, अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया बच्चों, यानी आश्वासन दिया, अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया कि जो युद्ध है, युद्ध के बाद जो शासन आपके ऊपर करेगा, जो सत्ता जिसको सौंपी जाएगी, वो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा या कोई भी संस्था ऐसी नहीं होगी जिसका आप सशक्त विरोध करते हो, यानी कि जो अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हो, ऐसे आदमी को शासन की बागडोर नहीं सौंपी जाएगी। ऐसा इन्होंने क्यों किया? अल्पसंख्यकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। अंग्रेजों की रणनीति थी, वो भारतीयों को लालच देकर उस समय अपने पक्ष में करना चाहते थे, लेकिन भारतीयों ने उनकी इन सभी मांगों को ठुकरा दिया। तो अगस्त प्रस्ताव ये था बच्चों, और अगस्त प्रस्ताव के विरोध में ही जब अगस्त प्रस्ताव लेके आए तो उसके विरोध में भारतीयों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन क्या है हम चर्चा करेंगे, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ बच्चों इसके बाद, और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के कहने से शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने कहा कि सभी मिलकर एक साथ विरोध नहीं करेंगे, बल्कि हम व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति विरोध करेंगे, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह का नाम दिया गया। और यही नहीं, जो व्यक्ति विरोध करेगा, जो सत्याग्रही बनेगा, वो भी स्वयं महात्मा गांधी जी चुनेंगे। केवल इतनी पे ही बात नहीं रुकी, इससे आगे एक और बात, क्या? जो भी सत्याग्रही आंदोलनकारी होगा, वो जब कभी भी अपना कोई संगोष्ठी विचार सभा करेगा, लोगों के सामने रखेगा, तो उसकी सूचना पहले वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा जहां पर वो कर रहा है। ये सब शर्तें इस आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी जी के द्वारा रखी गई। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो शुरुआत हुई वो हुई 11 अक्टूबर 1940 को। 11 अक्टूबर 1940, 2 चरणों में ये सत्याग्रह हुआ बच्चों। पहला जो सत्याग्रह शुरू हुआ, जो प्रथम चरण था, वो कब शुरू हुआ? वो 11 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ। और 11 अक्टूबर 1940 को जो सत्याग्रही चुने गए, पूछा जा सकता है प्रथम सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के? जो प्रथम सत्याग्रही चुने गए वो थे विनोबा भावे, विनोबा भावे। लेकिन 11 अक्टूबर को ये चुने गए सत्याग्रही, और बहुत ही जल्द इनको, विनोबा भावे को बहुत ही जल्द गिरफ्तार कर लिया गया। विनोबा भावे को गिरफ्तार कर लिया गया बहुत ही जल्द। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया कब? 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ये थे प्रथम चरण के नेता। पूछा जा सकता है इसके बारे में, जो प्रश्न आते हैं बच्चों वो यही आता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम नेता कौन थे, दूसरे नेता कौन थे, दूसरा नेता जब हम दूसरा चरण शुरू करेंगे बताएंगे, तब बताएंगे। तो देखो, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 11 अक्टूबर को ये चुने गए, और 21 अक्टूबर को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया बच्चों। हाँ, सबसे पहले ये शुरू कहां पर हुआ? शुरू कहां पर हुआ? पवनार के अंदर बच्चों। पवनार आश्रम से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। पवनार आश्रम कहां पर है बच्चों? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। पूछा जा सकता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? पवनार आश्रम से। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में बच्चों। तो पहले ये था पहले चरण का, जिसको 17 दिसंबर 1940 को 17 दिसंबर 1940 को महात्मा गांधी द्वारा वापिस ले लिया गया। महात्मा गांधी जी द्वारा इसे महात्मा गांधी द्वारा वापिस ले लिया गया बच्चों इसको। लेकिन
जो अन्य नेता थे वो अभी भी ये सत्याग्रह करना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने 17 दिसंबर 1940 को इस आंदोलन को यानी सत्याग्रह को वापस ले लिया गया। जो दूसरा सत्याग्रह हुआ बच्चों, जो दूसरे सत्याग्रही थे, दूसरा चरण जब शुरू हुआ तो पूछा जा सकता है दूसरे चरण में जो व्यक्ति थे वो कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बार इसे जवाहरलाल नेहरू ने आरंभ किया बच्चों। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दूसरी बार किसने आरंभ किया? जवाहरलाल नेहरू ने आरंभ किया बच्चों। कब आरंभ किया ये भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल 5 जनवरी 1941 को, 5 जनवरी 1941 को दोबारा से यह सत्याग्रह आंदोलन हुआ, लेकिन गांधी जी ने दोबारा फिर इसके अंदर एंट्री कर दी और गांधी जी फिर भी इस आंदोलन के अंदर दोबारा से भी शामिल हो गए। इस आंदोलन के अंदर इतना बड़ा आंदोलन था बच्चों, इस आंदोलन के अंदर जो गिरफ्तार हुए लोग वो लगभग 20,000 से अधिक लोग, 20,000 से भी ज्यादा गिरफ्तारियां हुई इस आंदोलन के दौरान। जो प्रमुख नेता थे श्रीराज गोपालाचारी, अरुणा आसफ अली। महिलाएं भी गिरफ्तार हुई बच्चों। सरोजनी नायडू भी इस आंदोलन में गिरफ्तार हुई जब यह आंदोलन दूसरी बार हुआ। 20,000 से अधिक, कई बुकों में 25,000 भी लिखा हुआ है बच्चों, तो लगभग 20,000 से अधिक ही हम मानेंगे, अधिकतर में 20,000 है जहां से मैंने पढ़ा है। तो 20,000 से अधिक बुकों में 20,000 से अधिक लोगों की उस समय गिरफ्तारी हुई। और 27 अप्रैल को गांधी जी ने कहा, 27 अप्रैल को गांधी जी ने, देखो यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं बच्चों, जिसके बारे में आप कई बार कंफ्यूज रहते हैं। एक नारा था जो दिल्ली चलो नारा। क्या था? दिल्ली चलो नारा। कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली चलो नारा, एग्जाम में आता है बच्चों प्रश्न, दिल्ली चलो नारा किसके द्वारा दिया गया? यहां पर जो नारा है वो है दिल्ली चलो नारा किसके द्वारा दिया गया? तो हम सभी को पता है ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर के अंदर दिया था। सिंगापुर कैबिनेट हॉल में जब वो सैनिकों को संबोधित कर रहे थे तो उस समय उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, क्योंकि वो चाहते थे लगभग 5 जुलाई 1943 को वो चाहते थे कि लगभग पूरे भारत को स्वतंत्र कराएं। इसलिए उन्होंने सिंगापुर में सैनिकों को संबोधित करते हुए नारा दिया था कि दिल्ली चलो। अब ये यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि इसी से मिलती जुलती बात यहाँ पर महात्मा गांधी ने कही थी। इस आंदोलन का दूसरा नाम भी है ये, अगर पूछा जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम, व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या है? तो इन दोनों का ही जो दूसरा नाम है बच्चों वो था क्या? चलो दिल्ली जी। देखो बच्चों याद रखना, अगर ये पूछा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या है? चलो दिल्ली। अगर कहा जाए चलो दिल्ली किसने कहा? तो महात्मा गांधी। चलो दिल्ली किसने कहा बच्चों? महात्मा गांधी ने कहा। कब कहा? 27 अप्रैल को कहा। और अगर पूछे दिल्ली चलो किसने कहा, तो किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। याद रखना बच्चों थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ शब्दों को आगे पीछे लिखा गया, ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में गलत कर दें, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या चलो दिल्ली महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया? चलो दिल्ली किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया। और दिल्ली चलो किसके द्वारा दिया गया नारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। वो कब दिया गया? 5 जुलाई को। ये कब दिया गया? 27 अप्रैल को दिया गया, क्योंकि इसके अंदर दिल्ली की ओर चलने का आह्वान किया गया था जनता से, इसलिए ऐसा कहा गया। और अब देखो जो दूसरे चरण में इस प्रकार से हुआ और यह आंदोलन भी समाप्त हो गया जैसे कि पहला हुआ था। कब? 1942 में यह आंदोलन समाप्त हो गया बच्चों। आंदोलन समाप्त हुआ जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन था। इसके बाद
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के बाद जो बात आई बच्चों, वो किस चीज की आई? वो आई क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन कैसे आया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह समाप्त होने के बाद बच्चों क्रिप्स मिशन आया। भारतीयों को लालच देने के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया। क्यों आया? देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या कि जापान और ब्रिटेन के बीच युद्ध चला हुआ था। जापान और ब्रिटेन के बीच युद्ध चला हुआ था। जापान जर्मनी एक साइड में थे बच्चों। द्वितीय विश्व युद्ध चला हुआ था जापान और ब्रिटेन के बीच में, दोनों के बीच में संघर्ष चला हुआ था बच्चों, इन दोनों के बीच। तो जापान और ब्रिटेन के मध्य युद्ध छिड़ा हुआ था उस समय, द्वितीय विश्व युद्ध। और जो जापान की सेनाएं थी वो लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। ब्रिटेन का जहां जहां भी राज्य था उसको वहां से खदेड़ रहे थे और स्वयं का शासन वहां पर स्थापित कर रहे थे। तो उस समय जो ब्रिटेन के मित्र थे, कौन? यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जो इस समय इस युद्ध में ब्रिटेन के साथ थे, यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि आप किसी भी प्रकार करके भारत को अपने पक्ष में कीजिए, भारतीयों को इस युद्ध में अपने पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार कीजिए, उन्हें कोई भी लालच दो, उन्हें स्वतंत्र करो या उनको कुछ अधिकार दो जिससे वो हमारा साथ दें। क्योंकि इस समय जापान और जर्मनी लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, उनको विजय प्राप्त हो रही थी हर जगह पर। तो ऐसे समय में ब्रिटेन के ऊपर यूएसए, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जो उसके मित्र राष्ट्र थे उस युद्ध में, उन सब ने उसके ऊपर दबाव बनाया कि आप भारतीयों को अपने पक्ष में कीजिए, चाहे किसी भी प्रकार से कीजिए, उन्हें कोई लालच दीजिए, उन्हें बहकाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन भारतीयों को अपने पक्ष में कीजिए। तो ऐसे समय में ब्रिटिश पीएम चर्चिल, उस समय जो ब्रिटिश पीएम थे बच्चों वो थे चर्चिल। तो ब्रिटिश पीएम चर्चिल ने एक क्रिप्स मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन जो था बच्चों, जो इसके अध्यक्ष थे वो थे स्टैफोर्ड कमीशन, स्टैफोर्ड क्रिप्स। एक सदस्यीय था। हाँ, अगर ये पूछा जाए कैसा था ये, एक सदस्यीय आयोग का गठन किया, क्रिप्स आयोग यानी क्रिप्स मिशन, और इसको भारत भेजा। स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन था? एमपी था बच्चों। स्टैफोर्ड क्रिप्स एमपी था और पहली बार ये एमपी बना था 1931 के उपचुनाव में लेबर पार्टी की ओर से। वहां पर लेबर पार्टी का एमपी था बच्चों ये, और पहली बार जो ये चुनाव जीता वहां पर उपचुनाव में पहली बार 1931 में। उससे पहले ये शायद वकालत करते थे बच्चों, हाँ बैरिस्टर थे। तो एमपी बने 1931 में, लेबर पार्टी के से थे, और स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत में भेजा गया। भारत के सामने क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया बच्चों। तो देखें क्रिप्स प्रस्ताव के अंदर भारतीयों को क्या लालच दिया गया, कैसे भारतीयों को बहकाने की कोशिश की गई। हाँ, क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया? बिल्कुल प्रश्न बनता है 22 मार्च 1942। 22 मार्च स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत कब आए? 22 मार्च 1942 को। इस प्रस्ताव के अंदर क्या बात रखी गई? वो ही बातें जैसे अगस्त प्रस्ताव के अंदर रखी गई थी। भारत को कहा गया कि आपको डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा, आपको डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा। वही पहले वाला लालच दोबारा से, लेकिन इसके लिए तो भारत के पहले ही मना कर चुके थे डोमिनियन स्टेट से। तो मैंने कहा था ये मांग तो हम पहली बार 1928 में कर चुके हैं, अब इस पे क्यों मानेंगे हमने 1928 में साफ शब्दों में कहा था कि अगर भारत को डोमिनियन स्टेट बनाना है तो 1 साल के अंदर बनाओ, इसके बाद तो हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे। तो फिर हम डोमिनियन स्टेट्स की बात कैसे मान लेते? तो इसको भारतीयों ने नहीं माना। क्रिप्स प्रस्ताव भी पूरी तरह से असफल रहा था बच्चों। क्रिप्स प्रस्ताव भी बिल्कुल असफल रहा जैसे अगस्त प्रस्ताव रहा। इसके अंदर क्या क्या बातें रखी गई, भारतीयों ने उनको ठुकरा दिया, वो मैं आपको बता रहा हूं।
तो सबसे पहले इन्होंने डोमिनियन स्टेट्स का जो प्रावधान किया उसको हमने ठुकरा दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि भारत को एक संघ बनाएंगे, भारत को एक संघ बनाएंगे। भारत संघ बनाने की, अखिल भारत संघ की बात पहले भी हुई थी, जिसके अंदर वही बात रखी गई क्या कि इसके अंदर एक तरफ तो होंगे ब्रिटिश प्रांत, एक तरफ तो इसके अंदर होंगे बच्चों ब्रिटिश प्रांत, और दूसरे इसके अंदर क्या होंगे देसी रियासत, जो देसी रियासत हैं या देसी प्रांत हैं। लेकिन कांग्रेस ने तो इसको मान लिया, मुस्लिम लीग ने इसे नहीं माना। मुस्लिम लीग ने इसे नहीं माना, मुस्लिम लीग ने इसे नहीं माना। मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, इस प्रकार से ऐसा नहीं हो सकता, हम इससे खुश नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने इसको मान लिया था, तो कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया था, पर मुस्लिम लीग ने इसको मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तीसरा, जो तीसरी बात रखी गई बच्चों, वो क्या रखी गई, देखो कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। वही यानी कि अगस्त प्रस्ताव का ही मिला जुला रूप दोबारा से भारतीयों को, वही चीज यानी कि वही ये कह लो कि बचा हुआ बासी भोजन दोबारा से नई थाली के अंदर सजा के रख दिया गया। जैसे हम बचे हुए भोजन को दोबारा से नई थाली के अंदर रख देते हैं, वही काम हुआ ना। तो ये दोबारा से फिर वही चीज भारतीयों को परोस दी गई बच्चों। कैसे डोमिनियन स्टेट, भारत संघ, संविधान सभा, और भारतीयों को कहा गया कि आपके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात, जो इसके सदस्य होंगे बच्चों वो भारतीय होंगे। ये बात उन्होंने इसके अंदर रखी। और वो सदस्य कैसे होंगे, वो सदस्य कुछ तो होंगे बच्चों ब्रिटिश प्रांत से, और कुछ सदस्य होंगे बच्चों देसी रियासत से, कुछ होंगे बच्चों देसी रियासत से, और कुछ होंगे ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत से जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे, वो क्या होंगे निर्वाचित, और जो देसी रियासत से होंगे वो राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, जो भी वहां के राजा है। भारतीयों को यह भी कहा गया कि इस युद्ध के बाद आप अपने लिए एक संविधान सभा बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, हम उस संविधान को हम लागू कर देंगे, लेकिन उसके ऊपर अंतिम रूप से निर्णय रहेगा वो वायसराय का ही रहेगा, अंतिम रूप से निर्णय वायसराय का ही रहेगा। आप संविधान सभा बनाएं, उसमें सारे भारतीय शामिल होंगे, कुछ ब्रिटिश प्रांत से होंगे, कुछ देसी रियासत से। ब्रिटिश प्रांत से वो होंगे जो निर्वाचित होंगे, देसी रियासत से वो होंगे जो राजा द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ऐसे सदस्यों का इसके अंदर। और इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात, कोई भी प्रांत ये बात मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, जितने भी उस समय प्रांत और देसी रियासत थी, जो यह संविधान बनेगा, इसे मानने के लिए कोई भी प्रांत बाध्य नहीं होगा। मानने ना मानने उसकी मर्जी, मानने या ना मानने। तो फिर ऐसे में क्या करें, ऐसे में इन्होंने प्रस्ताव रखा कि वो प्रांत जो इसको ना मानने, अपने लिए अलग से अपना संविधान बना सकता है। तो इसका भी भारतीयों ने विरोध किया, क्योंकि एक संविधान को सभी हो सकता है ना मानने, और अगर अलग अलग संविधान का निर्माण करने लगे तो भारत के अंदर टूटने वाली बात आ जाएगी, भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। ऐसा उस समय हमारे नेताओं ने समझा और कहा कि नहीं, इससे तो भारतीय टूट जाएंगे। और महात्मा गांधी ने तो इसको बच्चों, महात्मा गांधी ने, प्रश्न आता है बच्चों कई बार कि महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा, पोस्ट डेटेड चेक, महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। ये प्रश्न दो प्रकार से आता है, एक आता है पोस्ट डेटेड चेक और एक आता है दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। दूसरा क्या आता है बच्चों, देखो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ध्यान रखना। दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा थोड़ा अंतर है। अगर पूछा जाए पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को किसने कहा, तो आपका आंसर होगा बच्चों महात्मा गांधी जी। और अगर पूछा जाए दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, तो आपका प्रश्न होगा बच्चों जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू।
याद रखना बच्चों, इन्होंने इसको पोस्ट डेटेड चेक और इन्होंने इसको दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो ये था बच्चों आपका क्रिप्स मिशन से संबंधित बातें। आगे का टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे बच्चों। अगली वीडियो में आपको बताएंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति जो कि इसी समय इसी दौरान 1940 के आसपास हुई थी। पाकिस्तान शब्द की मांग भी 1940 में रखी गई थी। कैसे रखी गई, कब बनाया गया, पहले ये प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया, ये अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। इसको ध्यान से देखें, करें, रिवाइज करें। कोई चीज ना समझ में आए बच्चों कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट हो कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा है बच्चों, अगर आपको लगता है मैं आज आपको कुछ नया सिखा पाया हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अगर लगे नहीं मैं कुछ भी नया नहीं सिखा पाया बच्चों आज की वीडियो में, आपको एक भी बात मैं आपको नई नहीं बता पाया, तो मत करना, वो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन अगर पसंद आए, समझ आए और लगे आपको कि मैं कुछ आपको अच्छा सिखा पाया हूं बच्चों, तो अवश्य ही आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।